जिस तरफ देखो उधर जंजीर है, अब के मौसम अपनी ये तकदीर है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पिछले 2 हफ्ते कुछ ऐसे ही गुजरे हैं। 26 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और अब अपने मुल्क इजराइल में भी वो कानून की हथकड़ी की राह में आकर खड़े हो गए हैं। 10 दिसंबर को इजराइल की एक कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। इस दौरान वो कटघरे में होंगे और अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में सरकारी वकीलों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। यानी मामला स्टेट ऑफ इजराइल वर्सेस बेंजामिन नेतन्याहू का है। इस पेशी के साथ ही वो आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। नेतन्याहू को कोर्ट के चक्कर ऐसे वक्त में काटने पड़ रहे हैं जब एक तरफ गाजा में चल रही जंग के थमने के आसार दूरबीनों से भी नहीं दिखते। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमलों का बदला लेने के लिए ईरान अपनी कमर कस रहा है और सीरिया में आए राजनीतिक भूकंप के झटके पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोरने को तैयार खड़े हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू को मुश्किलों की चौतरफा धूप के दरमियान रेगिस्तान के सफर पर निकलना है। तो आज के शो में हम जानेंगे बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप क्या क्या हैं, क्या इन आरोपों में नेतन्याहू को जेल जाना पड़ सकता है और नेतन्याहू पर चल रहे केसेस पर उनकी ताकत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा बेंजामिन नेतन्याहू और उनके खिलाफ चल रहे केसेस की। और इस चर्चा के बाद हम रुख करेंगे सीरिया का, जानेंगे वहां के मौजूदा हालात और एक्सपर्ट से बातचीत कर समझेंगे कि सीरिया के भविष्य में क्या लिखा है। Brought to you by Higher and ITEL. Who got a fever? Sonido inmersivo, conectado. सबसे पहले जान लेते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ कौन से केसेस चल रहे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामले में 3 अलग अलग केसेस चल रहे हैं। इनके नाम हैं केस 1000, केस 2000 और केस 4000। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला केस 1000, इसको गिफ्ट अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये केस तोहफों से जुड़ा है। इसमें नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा पर आरोप है कि उन्होंने करीब 16 करोड़ रुपए के तोहफे लिए। रिपोर्ट्स की माने तो इनमें शैंपेन और सिगार शामिल थे। ये तोहफे उन्हें 2 बिजनेसमैन से मिले थे। ये 2 लोग हैं हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर अर्नॉन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई बिलियनेयर जेम्स पैकर। अर्नॉन मिल्चन एक इजरायली नागरिक हैं। अगर आपने हॉलीवुड की वो फिल्म प्रिटी विमेन देखी है तो यही उसके प्रोड्यूसर है। मिल्चन ने जून 2020 में कबूल भी किया कि वो नियमित तौर पर हजारों डॉलर के शैंपेन, सिगार और अन्य तोहफे नेतन्याहू तक पहुंचाते थे। नेतन्याहू के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने मिल्चन को अमेरिकी वीजा दिलाने में मदद की और विदेश में रहने वाले इजरायलियों को टैक्स में छूट दी, जिससे मिल्चन को खासा फायदा हुआ। आरोप है कि इसके बदले इन दोनों को प्रधानमंत्री की ओर से राजनीतिक फायदे मिले। दूसरा केस है केस 2000। यह केस मीडिया से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि नेतन्याहू ने बिजनेसमैन अरोन मोजेस के साथ उनके अखबार येडियोत हेरोनॉत को लेकर एक डील की। 2008 से 2014 के बीच 3 बार मोजेस से मिले। डील में यह बात हुई कि वो नेतन्याहू के पक्ष में खबरें छापे। इसके बदले एक कानून पर भी विचार किया जा रहा था जिससे मोजेस के प्रतिद्वंदी अखबार इजराइल अयोम को बढ़ने से रोका जाए। तीसरा केस है केस 4000। ये केस इजराइल की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी बेजिक से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि नेतन्याहू ने उन्हें रेगुलेटरी फेवर्स दिए। इससे कंपनी को करीब 42,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला। इसके बदले नेतन्याहू को एक न्यूज वेबसाइट पर फेरबदल कवरेज मिली। इस वेबसाइट को बेजेक के पूर्व चेयरमैन शॉल एल्बोटी चलाते थे। उस दौरान नेतन्याहू संचार मंत्री हुआ करते थे। मंगलवार यानी 10 दिसंबर को बेंजामिन नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी होगी। उन पर यह आरोप जनवरी 2020 में लगाए गए थे और मई 2020 में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन नेतन्याहू अपनी पेशी को टालते रहे हैं। इसके लिए वो गाजा में चल रही जंग और सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हैं। उन्होंने इसी महीने कोर्ट से सुनवाई को 10 हफ्ते टालने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन 13 नवंबर को कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और कहा कि उनके पास तैयारी के लिए काफी समय था। नेतन्याहू के वकीलों का कहना है कि जंग के चलते उन्हें तैयारी का वक्त नहीं मिला। नेतन्याहू ने सुनवाई के टाले जाने के अलावा ये रिक्वेस्ट भी की थी कि हफ्ते में महज 2 दिन उनकी पेशी हो। कोर्ट इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ और अब उन्हें हफ्ते में 3 दिन कोर्ट जाना होगा। हालांकि जजेस ने सिक्योरिटी रीजंस वाली बात सुनी और एहतियात के तौर पर सुनवाई को इजराइल की राजधानी तेल अवीव के एक कोर्ट के अंडरग्राउंड चेंबर में शिफ्ट कर दिया।
इसके पहले ये सुनवाई यरूशलेम के एक कोर्ट में होने वाली थी। कोर्ट ने इस मामले में लगभग 140 गवाहों को बुलाया है। इन गवाहों में नेतन्याहू के कुछ पूर्व करीबी शामिल हैं जो बाद में उनके खिलाफ हो गए थे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड, पूर्व सिक्योरिटी चीफ और मीडिया हस्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में नेतन्याहू के खिलाफ रिकॉर्डिंग, पुलिस दस्तावेज और टेक्स्ट मैसेजेस सहित हजारों सबूत पेश किए जाने हैं। इन लीक दस्तावेजों के इस्तेमाल से एक नई डॉक्यूमेंट्री द बीबी फाइल्स भी रिलीज हुई है। इसमें उनकी पत्नी और कुछ गवाहों से की जा रही पूछताछ के लीक फुटेज शामिल हैं। नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और आरोप लगाया है कि ये प्रतिद्वंदियों और मीडिया का एक पैंतरा है और उनका मकसद है उन्हें फंसाकर प्रधानमंत्री पद से हटाना। इस बीच 9 दिसंबर को नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये पिछले 3 महीनों में उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें उन्होंने पिछले 14 महीने की जंग में इजराइल की उपलब्धियां गिनाई। इस कॉन्फ्रेंस में उनसे 10 दिसंबर की पेशी को लेकर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं 8 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि मैं सच पेश कर सकूं। सुनिए। משפט, אני שמעתי בתקשורת שאומרים שאני רוצה להתחמק מהמשפט. שמעתם את זה? כן. אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. 8 שנים אני מחכה לפוצץ סופית את ההאשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי. 8 שנים אני מחכה לחשוף את השיטה, שיטה של מסע ציד אכזרי, כי החקירות האלה נולדו בחטא. לא הייתה עבירה, אז חיפשו עבירה. לא מצאו עבירה, אז המציאו עבירה. आप समझते हैं कि क्या इन केसेस में नेतन्याहू को जेल जाना पड़ सकता है? ये तीनों केसेस फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और रिश्वतखोरी से जुड़े हुए हैं। इजरायली कानून के तहत रिश्वतखोरी के आरोप में 10 साल तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए अधिकतम सजा 3 साल की है। हालांकि इन तीनों मामले में जल्द ही फैसला सुनाए जाने की संभावना नहीं है। इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। इसके अलावा जब तक उन पर मुकदमा चल रहा है तब तक वे प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। इजरायली कानून के तहत दोषी न ठहराए जाने के बाद ही वो प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए बाध्य होंगे। हमने इस मसले पर बेहतर समझ बनाने के लिए बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा। नेतन्याहू ने आरोपों को तो खारिज किया है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इजराइल के किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्रिमिनल केस का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये नेतन्याहू के दशकों लंबे राजनीतिक करियर का सबसे खराब दौर होगा? इससे उनकी इमेज पर आखिर क्या असर पड़ेगा? देखिए, नेतन्याहू ये जितने भी उनके खिलाफ आरोप लगे हैं ये पहली बार नहीं लगे हैं और इन आरोपों की कहानी तो तकरीबन 3 साल पहले से स्टार्ट होती है। अगर हम इस हिसाब से अगर इसको देखें कि ये नेतन्याहू के दशकों पुराने करियर का सबसे ख़राब वक्त है, तो वो ख़राब वक्त उनका हमास के अटैक से पहले भी शुरू हो चुका था। तो इन अ वे आंसर हाँ, लेकिन ये जो ख़राब वक्त है ये पिछले तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है। अभी क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से या दूसरी तरीके से इजराइल और हमास के बीच की जो जंग है वो धीरे धीरे किसी खात्मे की तरफ बढ़ रही है, तो दोबारा से फोकस नेतन्याहू के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस है उन पे लगेगा। और जब भी एक शांति समझौता साइन होता है इजराइल और हमास के बीच, तो पूरा फोकस खासकर पॉलिटिकल ऑपोजिशन का नेतन्याहू के खिलाफ जो केसेस हैं उनके ऊपर होगा और दोबारा से प्रेशर नेतन्याहू के करियर पे डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तब नेतन्याहू के आलोचक इन मामलों को गाजा जंग से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि इन आरोपों की वजह से नेतन्याहू ने देश की न्यायिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। 2022 के चुनाव में जीत के बाद उनकी सरकार ने जुडिशियरी की शक्तियों को कम करने के लिए योजना बनाई। इससे देश में प्रोटेस्ट शुरू हुए और एक कमजोर छवि बनी और इसी के कारण 7 अक्टूबर को हमास ने हमला करने का सोचा और फिर जंग शुरू हुई। आखिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इतना सिंपल नहीं है कि हमास ने ये कैलकुलेट किया कि क्योंकि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी वजह से इजराइल कमज़ोर हुआ है तो अटैक किया जाए। ऐसे बहुत सारे पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि याहिया सिनवार के नेतृत्व में इस अटैक की प्लानिंग तकरीबन 6 महीने पहले से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकली इजराइल कमज़ोर था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमास का अटैक करना पॉलिटिकल कमज़ोरी से ज़्यादा इंटेलिजेंस की कमज़ोरी का है और इंटेलिजेंस की कमज़ोरी को पॉलिटिकल कमज़ोरी के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। एक तरीके से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फेलियर था। इंटेलिजेंस कम्युनिटी को और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत थी कि एक ऐसे वक्त में जब पॉलिटिकली इजराइल इतना बटा हुआ है, इतना डिवाइडेड है, तो इजराइल के दुश्मन और ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं।
तो ये नेतन्याहू से ज़्यादा इजराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के फेलियर की तरह देखा जाना चाहिए। नेतन्याहू के आलोचकों का यह भी कहना है कि नेतन्याहू ने जंग को और खींच दिया ताकि इस सुनवाई से बच सके और आने वाले चुनाव को टाला जा सके, जिसमें उनकी सत्ता जाने का भी डर है। क्या ये आरोप सही हो सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसा आरोप है जिसपे मैं 100% विश्वास करता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारण इस बात का कि लड़ाई अभी तक खींची जा रही है और नेतन्याहू अपने जो उनके बेनी गांट्स प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन सब की और जितने भी उनके मिलिट्री एडवाइज़र है, सबकी सलाह के बावजूद खींचे जा रहे हैं युद्ध को। उसका एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो नहीं चाहते कि युद्ध के ख़त्म होने के बाद जो फोकस दोबारा उनके लीगल प्रॉब्लम्स पे आएगा वो अभी से आ जाए। जब तक युद्ध चलता रहेगा वो उनके पास और वक्त होगा कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढे अपने आप को इस तरह की दिक्कत से निकालने के लिए। नेतन्याहू का चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं और अब सीरिया का रुख करते हैं। आप जानते ही हैं, सीरिया में 50 साल से चली आ रही असद परिवार की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर 7 दिसंबर को विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर को बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए। 24 साल से सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद इस समय रूस में पनाह लिए हुए हैं। इस बीच दुनिया भर में मौजूद सीरियाई लोगों को जश्न मनाते हुए भी देखा गया, लेकिन बशर के देश से भागने के बाद ही मैदान में विदेशी प्लेयर्स एक्टिव हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया में गोलन हाइट्स के 10 किलोमीटर अंदर तक की जमीन कब्जा ली है। यहां वो अपना बफर जोन घोषित कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने सीरियन आर्मी के 250 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया। फिर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और हथियारों के भंडार पर भी हमले की खबरें आई। फिर सीरिया के 3 प्रमुख हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद इजराइल ने सीरिया के केमिकल वेपन्स गोदाम पर हमला किया। उन्होंने दर्जनों हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। उनका दावा है कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हथियार विद्रोही गुटों के हाथ न लग जाए। अमेरिका ने भी सीरिया में मोर्चा खोल दिया है। उसने इस्लामिक स्टेट के अड्डों पर 75 से अधिक अड्डों पर हमले का दावा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका और इजराइल ये हमले कर क्यों रहे हैं? दरअसल जिस विद्रोही गुट ने इस विद्रोह को लीड किया है उसका इतिहास इस्लामिक स्टेट यानी IS से भी जुड़ा हुआ है। इसका नाम है हयात तहरीर अल शाम यानी HTS। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह अलकायदा से टूटकर बना था। अलकायदा और स्टेट से इसके जुड़ाव को देखते हुए पश्चिमी देश अब सीरियाई हथियारों के भंडार को विद्रोही गुटों के हाथों में जाने से रोकना चाहते हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश HTS को आतंकवादी संगठन मानते हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा, अमेरिका और इजराइल सीरिया में हमले आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका क्या मकसद है? देखिए, एक तरह से इजराइल को फ़ायदा ये हुआ है कि बशर अल असद की जाने की वजह से जो हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर शिया कनेक्शन की बात करते हैं, ईरान से होते हुए इराक, इराक से होते हुए सीरिया और सीरिया से होते हुए लेबनान, बशर अल असद के जाने की वजह से वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कमज़ोर हो गया है। लेकिन साथ ही साथ इजराइल की नज़र इस बात पर भी है कि भले ही बशर अल असद चले गए हों, भले ही बशर अल असद के जाने के बाद सीरिया के अंदर ईरान की ताकत कमज़ोर हो गई हो, लेकिन HTS हयात तहरीर अल शाम जो ग्रुप आया है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक जिहादी ग्रुप है। वो एक ऐसा ग्रुप है वो चाहे शिया हो या सुन्नी हो, वो इजराइल के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो बफर जोन था या फिर नो मैंस लैंड था उस पे कब्जा जमाया है इजराइल की आर्मी ने, IDF ने, ताकि उस जोन को यूज़ करके बमबारी ना हो सके गोलान हाइट्स पे जो इजराइल के कब्जे में है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि कल ही 70 से ज़्यादा टारगेट्स पे इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी करी है। उन्होंने ये कहा है कि ये सारे वो टारगेट्स थे जहाँ पे बशर अल असद की आर्मी के बहुत बड़े वेपन्स के डंप्स थे, ज़ख़ीरा था असलाह का। वो नहीं चाहते कि ये हैवी वेपनरी HTS या किसी भी और जिहादी ग्रुप के हाथ में पड़े। सो इजराइल की स्ट्रेटजी अब ये होगी कि वो चाहेंगे कि सीरिया में एक स्टेबल सरकार आए। जब तक वो स्टेबल सरकार नहीं आती तब तक वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जितना हो सके रोका जाए जिहादी ग्रुप्स के हाथों में ऐसे हथियार जाने से जिन हथियारों को वो कोई भी इजराइल के खिलाफ यूज़ कर सके। इस बीच विद्रोही गुटों और सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जुलानी की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री विद्रोही गुटों की अगुवाई वाली सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस मीटिंग में HTS के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी भी मौजूद थे। विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि HTS का शासन किस तरह का दिख सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि HTS अपने इतिहास को छोड़कर पहले से कहीं ज़्यादा लिबरल हो चुका है और कानून के मुताबिक चलेगा। कुछ का कहना है कि यह शासन तालिबान की शक्ल का होगा। तालिबान वो इस्लामी समूह है जिसने 2021 में अमेरिका के वापसी के बाद फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अब वहां सरकार चला रहा है।
जुलाई 2024 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। इसके मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान में फिर से संगठित हो गया है और देश की सीमाओं से परे भी हमले कर सकता है। तालिबान के साथ उसके संबंध भी मजबूत हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि सीरिया में HTS के उभरने से इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद का खतरा बढ़ जाएगा। देखिए, इस बात का कोई सरल उत्तर नहीं है। HTS के जो लीडर हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, उन्होंने एक तरीके से तालिबान को अपना एक स्टैंडर्ड की तरह माना है। वो ये सोच रहे हैं और इस तरह से उन्होंने दर्शाया भी है कई इंटरव्यूज़ में कि तालिबान की तरह ही वो एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जिसका शरिया पे तो फोकस हो ही, लेकिन जो साथ ही साथ इस तरह की भी गारंटीज़ देंगे वेस्ट को, खासकर अमेरिका को, कि उनके कंट्रोल में जितना भी ज़मीन है, जितनी टेरिटरी है, उसका वो किसी भी गुट को यूज़ करने की परमिशन नहीं देंगे। कोई भी ऐसा गुट जो उस टेरिटरी से वेस्ट के खिलाफ टेररिज्म का प्लानिंग कर सके या टेररिज्म को फैला सके। तो अगर हम उनकी बात मानते हैं, अगर HTS के इस प्रोपागेंडा पे विश्वास करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सीरिया के अंदर शरिया ज़रूर लागू करेंगे, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आतंकवाद नहीं फैलाएंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इस बात पे यकीन करने का मतलब होगा कि हम एक ऐसे गुट पे यकीन कर रहे हैं जिसको आज के दिन में भी अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, UK, ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। सो हमें टेररिस्ट ग्रुप की बात पे यकीन करना होगा कि वो टेररिज्म नहीं फैलाएंगे। तो सीधा जवाब नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड जवाब ये होगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है HTS के लिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी तरह का रिकग्निशन हासिल करें। रिकग्निशन हासिल करने के लिए उनको ये करना होगा कि गारंटीज देनी होंगी और प्रूव करना होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं। अगर वो ये कर पाए तभी उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिकग्निशन मिलेगा, लेजिटिमेसी मिलेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें फाइनेंशियल सहायता मिलेगी। तो उनके हित में यही है कि वो सीरिया के जितने एरिया पे कंट्रोल करेंगे उस एरिया का इस्तेमाल ना होने दे किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आतंकवाद पनपने में और फैलने में। सीरिया से और क्या अपडेट्स हैं, पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन ने ऐलान किया कि तुर्की एक नया बॉर्डर क्रॉसिंग खोलेगा ताकि सीरियाई शरणार्थी अपने देश वापस आ सके। सुनिए। Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayla Dağı hudut kapısını da geçişlere açıyoruz. Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize, kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğimize yaraşır şekilde yöneteceğiz. इसके बाद बड़ी संख्या में सीरियाई लोग सीरिया वापस जाने की कोशिश में बॉर्डर क्रॉसिंग की ओर आए। इसके पहले ये रास्ता इसके ठीक उलट दिखता था। पहली बार वे वापसी के रास्ते पर हैं। सीरिया की जेलों से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया गया है। दमिश्क की जेल से करीब 20,000 कैदी रिहा किए गए हैं। इन्हें असद सरकार में गिरफ्तार किया गया था। तो यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट ने भारतीय अमेरिकी वकील हरमीत ढिल्लन को अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में एक सीनियर पोस्ट पर नियुक्त किया है। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स, यानी ये नागरिक अधिकारों से जुड़े मामले संभालेंगे। हरमीत ट्रंप की कैबिनेट के लिए चुने जाने वाले चौथे भारतीय अमेरिकी हैं। इससे पहले डॉक्टर जय भट्टाचार्य, विवेक रामास्वामी और काश पटेल को उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। ट्रंप ने हरमीत को अपनी कैबिनेट से जोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किया। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हरमीत देश के सीनियर इलेक्शन लॉयर्स में से एक हैं। वो ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही हैं कि केवल कानूनी वोटों की गिनती की जाए। हरमीत सिख समुदाय की एक सम्मानित सदस्य हैं। हरमीत हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगी और हमारे नागरिक अधिकारों और चुनाव कानूनों को निष्पक्ष तौर पर लागू करेंगी। ढिल्लन 2 अप्रैल 1969 को चंडीगढ़ में जन्मी थी। 2 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई और अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलिना में एक सिख परिवार में पली बढ़ी। 2006 में उन्होंने अमेरिका में अपने लॉ फर्म की स्थापना की और तब से अलग अलग क्लाइंट्स के लिए इलेक्शन और कैंपेन से जुड़े मुद्दों पर वकालत करते आई हैं। तो आज का दुनियादारी यहीं तक। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आज का बुलेटिन लिखा था मेरे साथी अंकुर ने। मैं सोनल हूँ। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।
From amoeba to dinosaur, it took some time, It took billions of years. but some time in the history of universe. AI we know today is like the amoeba, but AI will continue to develop for thousands of years, for millions of years. And it is much faster than the process of organic evolution. What if they develop consciousness and empathy, and some of us start realizing that so far we were worshipping false god? Even if AIs don't have consciousness, they can easily fool us and make us believe that they feel things. Whatever computers can do, they need our command. But if they are developing human intelligence, then probably that is the next chapter. An atom bomb has so much power, but the power is actually in human hands. AI is able to decide things by itself and is able to invent new things by itself. One of the terms you mentioned in the book, which is computer politics. That the easiest way to grab your attention and to keep you constantly engaged with the platform is to press the hate button or the greed button or the fear button in our mind. First lesson we should teach or feed to the algo is that you can commit mistakes. Exactly. Like you create an AI to screen job applications. And if in the present moment there is bias against women, you train on this data, it will learn, oh, women are not good for this job. And the AI will repeat the same bias in the future. The ultimate question is which story we believe in. All our life, over thousands of years, we have believed in biological dramas. Two males fighting over a female. So, you have it in humans, you have it in dogs, you have it in elephants, you have it in chimpanzees. So you have it in the Ramayana, you have it in Shakespeare, you have it in Hollywood and Bollywood. Every alpha has to remember that AI is the ultimate alpha. Now the big question and the last question, how do we go ahead on this? So let me explain.